हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 48 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 48 को। आज की इस वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं हमारा राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का 7वां चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। इसमें हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जानने का प्रयास करें कि लोकतंत्र बाकी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। हम एक एक करके लोकतांत्रिक गुण या उनकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। आज की इस वर्कशीट में हम दो बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला कि लोकतंत्र है जिस देश में विविधता अधिक होती है, जैसे हमारे देश में, वहाँ पर सबसे बेहतर शासन लोकतंत्र होता है, क्योंकि ये टकरावों को टालता है, टकरावों को संभालता है। कैसे, वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरा है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, लेकिन बहुमत का शासन का अर्थ बहुसंख्या का शासन नहीं होता। कैसे नहीं होता, ये भी हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 48 है, यानी कि कार्यपत्रक संख्या 48 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटिकल साइंस का 7वां पार्ट 7वां चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम पढ़ रहे हैं। आज की दिनांक है 24 अक्टूबर 2020। नीचे हमें अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद दिया गया है अपने इसी अध्याय में से, इसी चैप्टर में से, और उसको हमें पढ़ना और उसके बाद कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोकतंत्र को समझते हैं। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक जमा तंत्र यानी कि लोगों का शासन, यानी कि जनता का शासन, यानी कि हमारा शासन। ये जनता का शासन इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता सरकार को चुन भी सकती है और उसको बदल भी सकती है, इसलिए जनता का शासन होता है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एक प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष तब होता है जब हमसे पूछा जाता कि जीएसटी बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, और हम बताते कि बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है। ओके। और अप्रत्यक्ष होता है हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, हम वोट डालते हैं, एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, और 5 वर्षों के लिए वो हमारी जगह पर शासन करते हैं, जैसे हम क्लास में मॉनिटर चुनते हैं वैसे। तो हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है उसको सबसे बेहतर शासन व्यवस्था माना जाता है, और उनमें से एक विशेषता ये भी है कि लोकतंत्र विविधताओं का समावेश करता है। जो अलग अलग भाषा, संस्कृति, धर्म के लोग होते हैं, उनको साथ लेकर के चलता है। तो कैसे चलता है, चलिए हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी समाज हो, उसमें अंतर होंगे, विविधता होगी। विविधता होगी तभी तो हम रंगीन दिखेंगे। अब इतने सारे धर्म हैं हमारे देश में, इतनी सारी संस्कृतियाँ, इतनी सारी भाषा बोली जाती है, कितना रंगीन सा लगता है ना। हर महीने कोई त्यौहार आता है, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसा छोटा बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो अच्छी बात है कि हम इतने हंसमुख हैं, हम इतनी खुशियाँ मनाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम इनको ख़त्म करना चाहें कि ये विविधताएँ ख़त्म हो जाए, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम विविध हैं। हम अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य भी अलग अलग हैं, लिंग के आधार पे अलग हैं, विविधता है। ओके। विचारों के आधार पे विविधता हो सकती है। हम घर में जब 5 सदस्य खाना खाने के लिए एक साथ बैठ जाएं तो पक्का किसी न किसी को डांट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारे विचार हमारी पिछली पीढ़ी से नहीं मिलते हैं, और हम जो राय देते हैं उनको लगता है कि हमें क्या पता है। बच्चों को साथ अक्सर ऐसा होता है, उन्हें लगता है कि नहीं, दुनिया में तो ये हो रहा है, और मम्मी पापा या दादू दादी है वो मेरी बात ही नहीं मान रही। वो क्यों है? क्योंकि विचारों में अंतर है। तो ये भी एक विविधता है। तो विविधता जो है वो अनिवार्य है, प्राकृतिक तौर पर होती है। जब हम जन्म लेते हैं तो लिंग के आधार पे हो जाती है, हमारे कद के आधार पे हो जाती है, हमारे रंग के आधार पे हो जाती है। तो जो विविधता है उसको हम कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन हम जो विविधता है या जो अंतर है आपस में, उसका आदर करना सीख सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ संतुलन बनाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि विविधता है वो समाज में अनिवार्य है, प्राकृतिक तौर पर है, हमेशा से रही है और हमेशा रहने वाली है। इसको कम किया जा सकता है, टकरावों को। इसके लिए हमें एक दूसरे को समझना होगा।
इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। जैसे आपने घर पे देखा होगा, आपने देखा होगा कि आपकी मदर के या आपके फादर के विचार है बिल्कुल अलग होते हैं। ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, लेकिन वो तालमेल बिठा करके चलते हैं क्योंकि एक दूसरे को समझते हैं। यही हमें अपने जीवन में करना होता है। जो कुछ हम चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है। जैसे एक ऐड आती थी पहले, उसमें कहा जाता था कि अगर मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा। अगर ऐसा सोच के चलें तो शायद लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर भी ज़रूरी है कि विविधता है, वो विविधता ज़रूरी है। विविधता शायद देश को ज़्यादा रंगीन बनाती है। इससे लोकतंत्र को सबसे अच्छे तरीके से, अगर लोकतंत्र की बात करें तो वही सबसे अच्छे तरीके से काम करता है ऐसी परिस्थितियों में जब विविधता अधिक हो। मान लीजिए हमारे देश में विविधता अधिक है, यहाँ पर अगर लोकतंत्र नहीं होता, अगर यहाँ पे राजतंत्र या तानाशाही होती तो क्या होता? शायद किसी एक समूह को, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे वो रंग के आधार पे हो या क्षेत्र के आधार पे हो सकता उसको दबाया जाता, या हो सकता दबाया नहीं जाता तो उनकी मांगों को इग्नोर किया जाता। ऐसा हो सकता था अगर यहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता तो। जैसे गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती है, वहाँ पे आम तौर पे जो सामाजिक मतभेद होते हैं या तो आंखें फेर लेते हैं कि छोड़ो इनको, और या फिर उनको दबाने की कोशिश करते हैं। आप काफ़ी सारे देशों को आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, तो आपको गूगल बताएगा बहुत सारी चीज़ें कि कैसे एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा होता है, कैसे कहाँ पर तानाशाही में, कहाँ पर राजतंत्र में। लोकतंत्र में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि ऐसे जो परिणाम हैं, जो हम लोकतंत्र में बात करें कि लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलते हैं, तो इसके लिए 2 शर्तों को पूरा करना होता है, तभी हम साथ मिल के चल पा रहे हैं। पहला ये कि लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत को किसका ध्यान रखना होता है? अल्पमत का। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। बहुमत क्या है? एक तो बहुमत की बात करते हैं, जैसे सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिले वो बहुमत है, ओके। लेकिन बहुमत है उसको अल्पमत का भी ध्यान रखना है, यानी कि जो सरकार नहीं बना पाए या जो उनके विचारों के का समर्थन नहीं करते, क्योंकि तभी तो उनको वोट नहीं दिए या उनके साथ नहीं आए क्योंकि उनके विचार उनसे नहीं मिलते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो विरोधी हैं, वो विरोधी नहीं है, बल्कि उनके विचार नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें बहुमत है उसको अल्पमत का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? पहला ये कि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की मजबूती है वो इसी के ऊपर निर्भर करती है कि अल्पमत हो, एक अल्पमत हो, विपक्ष हो। अल्पमत को हम विपक्ष मान सकते हैं, जैसे कि अब सरकार है, केंद्रीय सरकार है, तो एक पार्टी है वो विपक्ष है। विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना ही सरकार बेहतर करती है, उतना ही। जैसे आप अपनी कक्षा में जाइए या आप कक्षा की बात करें तो वहाँ पर आपके काफ़ी सारे, हो सकता है कि टीचर आपकी प्रेज़ करते हो। एक टीचर है जिसको आपकी छोटी छोटी जो हरकतें होती है, कई बार आप शरारत करते हो तो उनसे उन्हें काफ़ी चिढ़ होती है, वो आपको डांटते हैं। लेकिन जब डांटते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट होती है। अगर सभी हमें इग्नोर करने लग जाए तो क्या हम सुधार कर पाएंगे? हम खुद में सुधार नहीं कर पाते। यही लोकतंत्र में होता है कि जो विपक्ष होता है, अल्पमत होता है, उसका ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहतर होता है, क्योंकि वो कमियां गिनाता है, और जब कोई कमियां गिनाता है तो हम खुद को सुधार करते हैं, बेहतर करते हैं। दूसरा ये भी है कि बहुमत को अल्पमत का इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अल्पमत या बहुमत कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। आज जो इस पार बैठे हैं कल वो उस पार बैठे होंगे। आज जो बहुमत में बैठे हैं कल वो अल्पमत में हो सकते हैं, जो अल्पमत में है वो कल बहुमत में हो सकते हैं, ओके। यानी कि इसलिए भी पहला लोकतंत्र की मजबूती के लिए, दूसरा ये कि ये कोई स्थायी चीज़ नहीं है इसके लिए। तीसरा ये कि हम अल्पमत की अगर बात करें राजनीतिक दलों पर, यानी कि जिनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, उस अल्पमत की बात करें तो अल्पमत का सम्मान करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग उनकी विचारों को भी पसंद करते हैं, और कुछ लोग अगर पसंद करते हैं तो उनका सम्मान किया जाना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि हम बहुमत और अल्पमत की बात कर रहे हैं। बहुमत का मतलब है जो जिनके विचार को ज़्यादा समर्थन मिला। जैसे 100 लोग हैं तो उसमें से अगर 51 यानी 51 का समर्थन मिला तो वो बहुमत है, और जिनको
49 का भी मिला, 49 का भी मिला, वो अल्पमत है। ओके, ऐसे हम बात करें तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो पहली चीज़ ये होता है कि लोकतंत्र में विविधताओं के समावेश के लिए टकरावों को टालने के लिए जरूरी है कि बहुमत है वो अल्पमत का भी ध्यान रखे। जैसे आपने पढ़ा था, पहला चैप्टर पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, श्रीलंका की बात की थी हमने। श्रीलंका में जो सिंघली ग्रुप थे उन्होंने अल्पमत की भावनाओं को नहीं समझा, क्या हुआ, हिंसा हुई, देश टूटने के कगार पर पहुंच गया था। तो यहाँ पर लोकतंत्र में हमेशा बहुमत को अल्पमत का ध्यान रखना होता है। दूसरी जो चीज़ हमें समझनी है कि इस टकराव को टालने के लिए वो ज़रूरी होता है कि हमें ये समझना कि ये बहुमत का अर्थ ये नहीं होता कि धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन, यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा है उसका शासन। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, सिंघली ग्रुप किस आधार पे थे, भाषा के आधार पे थे, और वो शासन अपना चलाना चाहते थे। यहाँ पे बहुमत का लोकतंत्र में अर्थ होता है कि जिस चुनाव में उनको समर्थन अधिक मिला, यानी कि जिसको वोट अधिक मिले। तो ये वोट जो दिए जाते हैं वो विचार के आधार पे दिए जाते हैं, नीतियों के आधार पे दिए जाते हैं, और इसमें अलग अलग समूह के लोग शामिल होते हैं। अब बहुमत जब मिलता है किसी पार्टी को, दल को, तो उसमें एक समुदाय, एक समूह, एक भाषाई ग्रुप नहीं होता, बल्कि अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं। और जो लोग इस बार इस बहुमत में इस विचार को समर्थन करें, हो सकता है अगली बार वो दूसरे दल की दूसरे विचारों को समर्थन करें। तो ये बहुमत है वो स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है। दूसरा ये कि जो बहुमत है इसका अर्थ ये नहीं कि धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे या नस्ल के आधार पे जिनकी संख्या अधिक है उनका शासन होगा। बहुमत का शासन है जिस विचार को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, और ये स्थायी नहीं होता। कभी हमारी विचारधारा अलग होती है, सोच अलग होती है, अगली बार हमारी सोच बदल जाती है। हमने देखा कि जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 15 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, श्रीमती शीला दीक्षित जी सीएम रहे हैं। तो हम उस वक्त बहुमत था, कांग्रेस का बहुमत था, क्योंकि हमें उनकी नीतियां पसंद थी। अब बात करें तो पिछले 2 वर्षों से अलग पार्टी है वो शासन कर रही है। तो ये क्या है कि ये बहुमत है। पहले बहुमत कहीं और था, बहुमत कहीं और है, और वही लोग हो सकता कि उस वक्त उस विचार के साथ थे, अब दूसरे विचार के साथ है। तो ये जो लोग हैं ये बहुमत का निर्माण करते हैं, और बहुमत में जो प्रत्येक नागरिक है वो कभी न कभी बहुमत का हिस्सा हो सकता है। कि इस वक्त हो सकता है कोई बहुमत का हिस्सा ना हो, अगली बार हो सकता है। ओके, तो ये जन्म से निर्धारित नहीं होता, बल्कि बहुमत एक विचार पर आधारित होता है, नीतियों पर आधारित होता है। तो इसीलिए लोकतंत्र में टकराव कम होते हैं। क्योंकि टकराव कम क्यों होते हैं? टकराव कम होने का एक कारण तो ये है कि यहाँ पर जनता का शासन होता है। जनता नीतियों के आधार पर अपने मत का समर्थन करती है। यहाँ पे कानून का शासन होता है, कानून के अनुसार ही सरकार को निर्णय लेने होते हैं, वो अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले पाती। तीसरा एक कारण ये भी होता है कि टकराव कम होने का कि यहाँ पर हर व्यक्ति को कभी न कभी बहुमत में आने का मौका मिलता है। तो ये नहीं कि सदा एक ही दल या एक ही विचारधारा बहुमत में रहती है, इसलिए बारी बारी से सबको आगे आने का मौका मिलता है। और यहाँ पर जब आगे आते हैं तो दूसरे दलों का, अल्पमत का सम्मान भी करते हैं। तो ये हमने आज छोटा सा टॉपिक समझा, लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी है कि बहुमत को हमेशा अल्पमत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुमत स्थायी नहीं है। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि बहुमत के शासन का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि बहुसंख्यक का शासन। बहुमत है वो उसका अर्थ होता है कि ज़्यादातर लोगों को ये विचार इस बार पसंद आया, लेकिन अगली बार पसंद आए जरूरी नहीं होता। अब आज का जो हमारा कंटेंट था, हो सकता है उतना क्लियर ना हो पाया कि यहाँ पे क्वेश्चन कौन से बनेंगे, लेकिन हमें आसान से जो आज के प्रश्न दिए गए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जैसे पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है। तो यहाँ पे ये इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक बनता है कि लोकतंत्र है वो टकराव को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है। तो ये देखिए कि जैसे मैंने आसान से तरीके से लिखने की कोशिश की है कि विविधता के कारण टकराव को हम पूरी तरीके से नहीं हटा सकते। विविधता होती है, कई आधार पर हम विविध हैं, अलग हैं, तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, विविधता रहेगी। लेकिन लोकतंत्र में टकराव को न्यूनतम स्तर पर रखना संभव हो पाता है केवल लोकतंत्र में, कि टकराव को कम किया जा सकता है। जैसे पहला तरीका ये होता है कि लोकतंत्र में आम राय से बात आगे बढ़ती है। इस तरह से विभिन्न समाज के जो समूह हैं उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है, यानी
बहुमत है वो भी निर्णय अपनी मर्जी से नहीं लेता, वो ये देखता है कि आम राय क्या है, जनता क्या चाहती है। तो इसमें सभी की राय को आगे रखा जाता है, तो इसमें टकराव कम होता है। जैसे आप परिवार में बैठे हो, तो परिवार में अगर एक व्यक्ति अपनी चलाता रहे तो हो सकता है टकराव हो, लेकिन वो अगर दूसरों से पूछ ले कि क्या करना चाहिए, हो सकता बात उसी की मानी जाए, बाकी को भी वो विचार पसंद आए, तो इससे टकराव कम हो जाता है परिवार में 5 सदस्यों में। तो ऐसा ही लोकतंत्र में होता है कि बात राय से आगे बढ़ती है। दूसरा ये होता है कि साथ ही साथ लोकतंत्र में कानून का शासन भी होता है, सरकार को उसी के अनुसार निर्णय लेने होते हैं, इसलिए भी टकराव कम होता है, क्योंकि सरकार अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती। चौथा जो एक और बड़ा तरीका होता है टकराव ना होने का कारण होता है, वो ये है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है, यानी पीएम और पीएन का वोट एक जैसा होगा, अर्थात सभी समान होते हैं, सबको एक जैसे अधिकार होते हैं, इसलिए भी टकराव होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये तरीके होते हैं, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि लोकतंत्र किस तरीके से सामाजिक विविधताओं को संभालता है और उनके बीच में सामंजस्य यानी कि संतुलन बिठाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए। तो इसके 3 कारण हैं जो मुझे लगता है कि पहला, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि अल्पमत अर्थात विपक्ष के विचारों का सम्मान हो, क्योंकि जब अल्पमत है उनकी राय को हम समझेंगे तो हम बेहतर फैसले ले पाएंगे। दूसरी, अगर वो आलोचना भी करते हैं तो वो हमें सुधारने का मौका देते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में अल्पमत और बहुमत स्थायी नहीं होता, इसलिए भी सम्मान किया जाना चाहिए। जो आज अल्पमत है वो कल बहुमत हो सकता है, जो आज बहुमत है वो कल अल्पमत भी हो सकता है। तीसरा, अल्पमत भी लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि अल्पमत अगर विपक्षी दलों की बात करें तो उनकी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनका भी समर्थन करते हैं, उस विचारधारा का भी। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता, इसको समझाना है। अभी हमने डिस्कस किया था कि यह कथन सही है कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का अर्थ होता है लोग उस विचार से, उस नीति से सहमत है, सिर्फ उस विचार और उस नीति से सहमत है। जो आज बहुमत में है वो कल अल्पमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ होता है एक विचार को समर्थन देना, न कि बहुसंख्यक का शासन। बहुमत में अलग अलग समुदाय के जो समूह के व्यक्ति है वो शामिल हो सकते हैं, कि आज इस समूह में अलग अलग समुदाय के व्यक्ति हैं जो समर्थन दे रहे हैं, कल दूसरे समूह को समर्थन दे सकते हैं। ओके, तो इसलिए बहुसंख्यक का शासन और बहुमत का शासन दोनों अलग अलग चीज़ें, ये हमें समझना है। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं, कैसे अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर आपके आसपास के लोगों के बीच में पहली चीज़ हमें बतानी कैसे अंतर दिखाई देते हैं। तो मेरे आसपास अलग अलग भाषा, संस्कृति तथा धर्म के लोग रहते हैं। साथ ही साथ आर्थिक और लिंग के आधार पर भी लोगों में विविधता दिखाई देती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, महिला है, पुरुष है। ओके, तो कई आधार पर लोग आसपास अलग अलग हैं, विविध हैं। अब ये साथ साथ कैसे जीते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के विचारों को महत्व देकर साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, बेहद आसान वर्कशीट थी, जिसमें हमने लोकतंत्र की एक और विशेषता की बात की कि कैसे लोकतंत्र है वो बेहतर शासन होता है, कैसे वो टकरावों को टालता है, कैसे वो अलग अलग जो विविध समुदाय के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, उनको साथ लेकर के चलता है। आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। एक क्वेश्चन आपके लिए जिसको हर बार हमारे द्वारा पूछा जाता है, जिसको आप कमेंट करके रिप्लाई भी देते हो। आज का हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमने बात की विविधता की, हम एक ऐसा भी राज्य है हमारे देश में जहाँ की राजकीय जो भाषा है, राज्य भाषा, वो अंग्रेजी है, यानी कि हमारे यहाँ पे विविधता भाषा के आधार पर बेहद है, बहुत ज़्यादा है। एक राज्य ऐसा है जिसकी राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है वहाँ की मदर टंग। तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।